अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आईएमएफ, पाकिस्तान का देरीना मामला आईएमएफ। और जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आईएमएफ का जिक्र सर फहरिस्त होता है। अभी भी मामला पाकिस्तान के एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को लेकर, यानी तोसी मुआहदे को लेकर हैं। $7 अरब के तोसी फंड की सहूलत के लिए मुआहदा जो है उसकी राह हमवार हो रही है। कुछ स्टाफ लेवल मामला तय हुए हैं, कुछ अब आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरावट का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली की कीमतों को कम किया जा रहा है। अब किस हद तक कम किया जा रहा है, इसके समरात कौन से लोगों तक पहुंचेंगे? बेचारों के बगैर किसी वजह के 400-400 500-500 यूनिट बिजली के बिल आ रहे हैं और मीटर्स किसी के हाथ आने का नाम नहीं ले रहे। तो ये 100 यूनिट 200 यूनिट वाले सार्फिन तो शायद मेरा ख्याल है 3% 2% भी ना हो पूरे पाकिस्तान में, या वो जो चलाते ही ना हो बिजली, तो उनका भी बगैर बिजली के यूज़ के 200 यूनिट या 100 यूनिट आ जाता हो। बहरहाल इस पर चीनी का बहरान फिर सर उठा रहा है। क्या वजह है? पाकिस्तान में चीनी की कमी क्यों है? पाकिस्तान में जब शुगर केन मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, फिर भारत से या दीगर ममालिक से चीनी मंगवाना ये क्या तुक बनती है? स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ है, लेकिन मईशत के बारे में जो अशारिये हैं उसको मुस्बत तो करार दिया जा रहा है। उसमें बेहतरी आई कहाँ पर है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर बेहतरी आई? टैक्सेशन का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस ब्लिंक ही नहीं हो रहे, जो आवाम की जेब से निकले चले जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी। अब कहा यह जा रहा है कि महंगाई की सूरत हाल काबू में है, लेकिन जो चीज़ जहाँ जाकर रुकी है वो इस कदर महंगी हो चुकी है कि अगर वो वहाँ रुक गई है, नीचे की तरफ कोई चीज़ नहीं आ रही। जो प्राइसेस हैं वो निचली सतह पर जाने की बजाय शायद एक जगह पर कहीं रुक गई हैं। लेकिन चीनी को ही देख लें, जहाँ पर बहरान आता है वहाँ पर उसकी कीमतें शूट कर जाती हैं और आम आदमी के पहुँच से बाहर हो जाती हैं। इसी तरह दूध के मसाइल हैं, दही के मसाइल, वो चीज़ें, फ्रूट, आपको रमज़ान आते ही फ्रूट मार्केट में इस कदर नायाब हो जाएगा या उसको हाथ लगाना भी मना कर दिया जाएगा, उसकी कीमतें डबल भी नहीं 1000 गुना बढ़ा दी जाती है। अब कब इस्तेमाल करेगी ये गरीब आवाम अपने ही मुल्क में पैदा होने वाला ये अनाज? और फिर गंदम, अक्सर हम गंदम का बहरान देखते हैं। बहरहाल आज ज़रा बड़ी अहम सिचुएशन जो बिजली को लेकर और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, चूँकि अब तरक्की की राह पर अगर गामजन होना है तो वो फैसले ज़रूर करने हैं जो रियल इस्टेट एक सेक्टर से हट के बाकी सेक्टर्स, यानी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटे लेवल के कारोबारी तबके हैं, उनकी बेहतरी, महंगाई का कंट्रोल होना, फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके कंट्रोल होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है इस मुल्क में, और बिजली की कीमतें किस हद तक कम होंगी और क्या उसके समरात इंडस्ट्री को भी मिलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होगी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर माशियात, माहिर इक्तिसादियात हैं। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब माहिर इक्तिसादियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नईम साहब, आईएमएफ, हमारी जब भी इकॉनमी की बात होती है आईएमएफ सर फहरिस्त हमारा मामला है। हम फिर बड़े खुश होते हैं कि आईएमएफ के साथ चले मामला तय हो रहे हैं, $7 अरब की कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ हमारे लिए आ जाएगी और शायद हमारे मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर हो जाए। तो कैसे होंगे सर हालात बेहतर ये $7 अरब से? देखिए सर, थैंक यू वेरी मच असलान साहब। देखिए, ये हमारा 24वां प्रोग्राम है आईएमएफ के साथ और गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश है कि ये प्रोग्राम जो है आखिरी हो, लेकिन जो माशी हालात हैं और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल में जो सिचुएशन है उससे तो मामलात इतने सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी आप देखिए, फरवरी में एक 3 रुकनी वफद जो था वो फंड का, उसने पाकिस्तान को विजिट किया और पाकिस्तान के तमाम जो अदारे थे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, चाहे वो कॉमर्स थी, चाहे वो एफबीआर था, इवन जो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने विजिट किया। तो बेसिकली वो एक सुपरवाइजरी विजिट था उनका पाकिस्तान का, ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में जो हम लोन दे रहे हैं या जो पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्या आया कि वो सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहरहाल उसमें हमें थोड़ा सा बेहतरी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि चलें, जो काम हम खुद नहीं कर सके वो एटलीस्ट जो डोनर है या जो डोनर है वो आगे पाकिस्तान में खुद कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है हमारा कोई जो ये फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन है और जो हमारी हुकूमत के शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हुकूमत के खर्चात कम होने चाहिए, उसमें किसी तरह से कोई शायद कमी आ सके और वो जो फंड हैं
वो उन जगह पे प्लेस हो जिसके लिए कि वो मुख्तसर किए गए हैं। अब आप देखें कि एक जो नेथन पोर्टर की क़यादत में अभी 3 मार्च से 15 मार्च तक फिर पाकिस्तान का दौरा किया है IMF के वफद ने, और ताकि जो अगले 7 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके प्रोग्राम का पहला जायजा लिया जा सके। और इसमें पाकिस्तान को तकरीबन 2 से 2.2 बिलियन डॉलर की जो नेक्स्ट ट्रेंच है अगले 6 महीने में वो देने की बात हो रही है। इसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पेशरफ्त का जायजा लेना, जिसमें मालियाती निज़ाम, मॉनेटरी पॉलिसी, तवानाई के शोबों में मसला, क्लाइमेट चेंज के इशू, पायदार इक्तसादी तरक्की जो हमारी है, इसके बाद जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको देखना, माहौलियात में जो वो मामलत कर सकते हैं उसको देखना, बातचीत में रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी जो है उसके तहत भी इजाफी फंडिंग के अमकानात पर भी बात की गई, ताकि पाकिस्तान के जो माहौलियाती इस्लाही एजेंडा है उसकी हमायत की जा सके। ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि IMF का जो एतमाद है वो पाकिस्तान के ऊपर बेहतर हो रहा है। और वैसे अगर फ्रैंकली देखा जाए तो हुकूमत भी इस वक्त इस ऐसी सिचुएशन में है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब ट्रैक पे डाला जाए। और इतना अरसा हो गया है हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं कर सके, और अभी हमें ये जो फंड की वजह से जो पैसे बाहर से मिलते हैं, मल्टीलेटरल हो या बायलेटरल हो, उनका सही जगह पे इस्तेमाल हो। खासतौर पे जो हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का रेवेन्यू जितना भी होता है वो मैक्सिमम डेट फाइनेंसिंग में चले जाता है, और ये पाकिस्तान की सबसे ही खतरनाक सिचुएशन है। अच्छा, ये जो और डेट फाइनेंसिंग में हमारा सारा पैसा जा रहा है या हम जो कुछ कमाने की कोशिश करते हैं बजरिया टैक्स, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी समझना है, आप दोनों हजरात से, उस्मान भाई भी साथ हैं, तो उस्मान चौहान साहब पहले तो ज़रा IMF और इसका ये EFF फैसिलिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा, बिजली की कीमतें, अब IMF भी इस पर तैयार है कि बिजली की कीमतों को कम कर दिया जाए, ये भी ज़रा एक रिलीफ होगा। दूसरी तरफ लेवी हमने 10 रुपये बढ़ा दी है पेट्रोलियम की, पेट्रोल की कीमत हम कम नहीं करेंगे, और फिर ज़रूरी टैक्स, इनकम टैक्स भी लगने जा रहा है, उसके भी मामला तय हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन ये IMF का ये जो प्रोग्राम है इससे क्या हासिल हसूल है हमारी इकॉनमी को? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि कई सारी चीज़ें बैक वक्त हो रही हैं, और इससे जो है आराम से या आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या हम वाकई तरक्की की राह पे गामज़न है IMF के प्रोग्राम के दारोमदार में। तो हमारे लिए IMF प्रोग्राम बहुत नहायत ज़रूरी था 2024-2023 बल्कि उस साल में, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हालत बहुत ख़राब थी मुआशी तौर पे, और हालात में कोई इस्तेहकाम नहीं नज़र आ रहा था। तो जो हमने फिर मुआहदा तय किया वो ऐसा था कि उसमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे थे और मुश्किल इक़दाम उठाने पड़ रहे थे। अब चूँकि दुनिया की मईशत बेहतर होती जा रही है, या बेहतर हो रही थी कम से कम 2024 के दूसरे हिस्से में, तो अब वो इतना वो अहम नहीं लगता। लेकिन ये आप ऐसे सोचने के एक मौका था इस सरकार के लिए कि ये इस्लाहात जो है वो जारी कर सके और अमली जामा पहना सके उन चीज़ों को, वो उन शरात को जो कि IMF ने आयद की थी, जो कि तवील मुद्दत में हमारे फ़ायदे की ही होती। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार राइट साइजिंग की बात करता है, सरकार को छोटी करने की, लेकिन दूसरी तरफ आप उसके बरअक्स कई सारे और इक़दामात देखते हैं जो कि उसके हक़ में नहीं है। राइट साइजिंग में गवर्नमेंट सरकार बड़ी की जा रही है। इसके साथ साथ जो आपने टैक्सेस की बात की, एक तरफ आपने बिजली की बात की और दूसरी तरफ पेट्रोल की, ये दोनों एक तरफ नहीं जा रही, ये दो मुख्तलिफ अतराफ की जानिब जा रही हैं। तो इस वजह से आवाम को भी समझ नहीं आती और IMF भी बहुत गौर से देख रहा है। ये जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं ये मुस्बत हिसाब से हुए तो हैं, लेकिन आगे की बात यह है कि ये अगली बार जब मुलाकात होगी, आज से 6 माह बाद या 7 माह बाद, तो उस वक्त देखा जाएगा कि इस दौरानिए में कितना काम किया गया था, 2025 में कितना काम किया गया था। और अब आप देखते जा रहे हैं कि सरकार जो है
उस जज्बे से आगे नहीं बढ़ रही जिस जज्बे से 2024 में इस्लाहात शुरू की गई थी। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है उसी जज्बे से मज़ीद इस्लाहात करे बग़ैर अवाम की कमर तोड़े, क्योंकि हालात बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि अफरात ज़र अगर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा तो महंगाई तो अभी भी है। तो अवाम को मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो कि हमारे कौमी मफाद नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, हम नईम साहब आईएमएफ के साथ बहुत सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि हम उनसे एक फैसिलिटी ले रहे हैं, एक लोन ले रहे हैं। आने वाला बजट 2025-26 के बजट की अगर मैं बात करूँ, किन किन चीज़ों पे असरात होंगे? हालांकि रियल एस्टेट पर छूट की थोड़ी सी गुंजाइश दी है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि फौरी छूट मिलेगी या आगे आने वाले दिनों में मिलेगी और किस मद में मिलेगी। तो क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आईएमएफ के इस फंड के? अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की आपने कि 2025-26 का बजट क्या होगा। हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग में जाते हैं। हमें जो समझ इस वक्त हम जो देख रहे हैं, अभी हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ पे टैक्स बढ़ाएं। वो इतना टैक्स हर दफ़ा लगा चुके हैं। देखें, अभी आपका अच्छा तकरीबन नईम साहब, माजरत, मैं चाहूँगा ये बात आप पूरी कीजिए कि एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो इस पर भी बात करूँगा। हारून अख्तर साहब ने ये कहा है कि अगर मशरूब बनाने वाली कंपनियां महंगी चीनी खरीद रही हैं तो किसी को क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ ये है कि वो मशरूब महंगा बेचेंगी, चीनी की कीमत मार्केट में महंगी हो जाएगी, चीनी मार्केट से गायब हो जाएगी, सट्टेबाज और चीनी फरोख्त करने वाला माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ उठा के सारी चीनी मशरूबात कंपनीज़ को देगा, तो आम आदमी के पास चीनी कहाँ से आएगी? बड़ी अजीब व गरीब बात है। वापस आता हूँ, ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी नईम साहब, माजरत अपनी बात ज़रा पूरी कीजिएगा। 2026 और 25 के बजट को लेकर हम बात कर तो रहे हैं। वो हुकूमत अभी ये सोच रही है कि अब हम कौन सी ऐसी चीज रहेगी है जिसके ऊपर हम बजट लगाएं। देखिए, आईएमएफ का टोटल प्रेशर है कि आप जो ये लैंड में जो पैसा लग रहा है इसके ऊपर आप कंट्रोल करें। इसलिए हुकूमत बार बार ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि हम किसी को फाइलों का काम नहीं करने देंगे, प्लॉटों का काम नहीं करने देंगे, हम कंस्ट्रक्शन में आपको पैकेज देंगे। लेकिन अभी आप देखें कि अभी जब आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें बेवरेजेस के ऊपर भी और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी, सिगरेट के ऊपर भी ना, वो दे आर नॉट कन्विंस के आप इसके ऊपर ड्यूटी कम करें। अच्छा, जो प्रॉपर्टी में 36K और 36C की जो बात हो रही थी कि बायर सेलर पे ऑलरेडी 3% टैक्स लगा हुआ है, उसको ये एडवांस टैक्स है, इसको कम किया जाए, उसके भी अभी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो डबल माइंडेड है कि इसको हम किस तरह आगे लेके चले। देखें, हमारा जो इंटरनेशनल जितना भी डायस्पोरा है उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो है ना, वो 90% प्रॉपर्टी में होती है। और यहाँ घर के अखराजात के लिए वो लोग पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने की, तो उनके लिए ना कोई अपॉर्चुनिटी है और ना वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो अब आने वाले बजट में ना तो ये कोई ऐसी आइटम मेरे ज़हन में है कि जिसपे कि कोई प्राइस बढ़ सके। भी देखिए, 13 ट्रिलियन का इस वक्त टारगेट है इस साल का, जो कि उसमें मेरा ख्याल है कुछ 620 अरब के करीब जो है ना कमी कर दी गई है और वो 12.320 के करीब हो गया है। तो अब आने वाले साल में अब ये इसको कितना बढ़ाएंगे और कौन कौन से, अनलेस के ये उस एरिया में जाएं कि जिसको कहते हैं न्यू टैक्सेशन में लोगों को लेके आए, टैक्स रेट को कम करें, लोगों को इजी एक्सेसिबल बनाएं, उन पे इतमाद डेवलप हो कि भाई हम आपसे टैक्स वगैरह ज्यादा नहीं लेंगे, हम आपके पिछले केसेस प्रूव नहीं करेंगे, हम आपको पिछले सालों पे छूट देंगे। तो तभी आप ये, और फिर दूसरा एक मुनसफाना और तसलसल के साथ पॉलिसी जब तक नहीं लेके आएंगे। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप आगे आगे आप बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे सोलर में इन्होंने किया, बिजली में इन्होंने किया, पेट्रोल की कीमतों में देखिए ना, पेट्रोल की कीमत 50 रुपए उन्हें लेवी बढ़ा दी है, उसके ऊपर 10 रुपए और ज्यादा, बजाय पेट्रोल की 10 रुपए कम करने के गवर्नमेंट कहती है कि हमें 15 दिनों में 50 अरब रुपए का फायदा होगा, साल में 1200 रुपए का फायदा होगा, तो हम वो बिजली के बिल में कम करें। ये तो फिर सिचुएशन ऐसी है कि जिसको मतलब है कि आपका हंसने को दिल करता है। अभी आपने बात की कि जो मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे परसों यहाँ पे एक मीटिंग में, हारून अख्तर साहब, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बात की कि जी लोग महंगी चीनी खरीदे, तो ये इन्होंने एग्जैक्टली वो बात की है कि जो फ्रांस की मलका ने वहां से की थी कि आप रोटी नहीं मिलती तो हम केक खरीदना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम सर देखें, हम नहीं, बड़ा एक अजीब चीज़ है नईम साहब, ये मैं ज़रा आप दोनों हज़रात से बात करता हूँ। उस्मान साहब, अब एक मिनिस्टर या मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं, वो ये कहें
कि मशरूब साज कंपनियां महंगे दामों चीनी खरीद रही हैं, तो किसी को क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ ये है कि फिर जो हाल हो गया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, सट्टेबाजी का, आप देखें चीनी मौजूद नहीं है, 14-15 रुपए किलो उस पर कीमत बढ़ा दी है रमज़ान में, तो ये हाल होगा, ये तकलीफ है। फिर कहते हैं कि किसी को क्या तकलीफ है? भाई गायब हो जाएगी चीनी, और यहाँ पे तो लोग बैठे होते इसी काम के लिए रमज़ान में कि वहाँ पहुँचा दें जहाँ पे महंगे दामों मिल रही है, आम आदमी को कोई किसी से कोई सरोकार नहीं है। बेशक बेशक, और ये चीनी की जो मंडी है ये एक मिसाल है, एक कलीदी मिसाल है कि मईशत को अगर ठीक करना है तो किस तरह से और किस शिद्दत से ठीक करना है, क्योंकि इसमें मसाइल काफ़ी सारे हैं। जो आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे साहिब हैसियत, वो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप मार्केट्स डीरेगुलेट कर दें। ये सारी जो सरकार की इसमें मौजूदगी है और माफिया की मौजूदगी है और जो बदमाशी हो रही है, ये एक बेमिसाल आपके लिए मंजर है कि किस तरह से किसी मईशत या किसी सेक्टर को नहीं चलाना चाहिए। और जो ताकत होती है इनकी शुगर वालों की, वो ज़रा ज़्यादा ही है, और किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए कि अवाम जो है फिर महरूम हो जाए उन चीज़ों से जिनकी उनको अशद ज़रूरत है। अब आप दूसरी तरफ ये बात कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में चीनी का इस्तेमाल ज़रा कम होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और शुगर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में नंबर 1 पे है ये मुल्क, तो शायद चीनी की जो मिकदार है वो अलग बात है। लेकिन अगर ये अवाम तो कोई चीज़ उस्मान चाहती है, साहब एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, हम हेल्थ को देखते हुए इसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन जी ये नहीं हो सकता कि फ्रूट महंगा हो रहा है तो दुनिया में देखिए कितने लोग फ्रूट खाते हैं, तो आप भी छोड़ दें फ्रूट खाना। दुनिया में गंदम कितने लोग खाते हैं, आप भी छोड़ दें गंदम खाना। मतलब जो चीज़ महंगी हो फिर लोग क्या, ये मतलब हमारी टॉप नॉच पॉलिटिकल लीडरशिप से ये बात है कि नहीं जी ये हेल्थ के लिए अजीब बात है, ये समझ से बाहर है। लोग खुद छोड़ बिल्कुल दें सही। अलग बात है, लेकिन छुड़वाएं तो मत। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर बंदे का अपना ज़ाती फ़ैसला होना चाहिए और आपकी इनफरादियत पे मबनी होनी चाहिए आपके जो फ़ैसले हैं, और ये सप्लाई और डिमांड की बात होनी चाहिए। इसमें जितना गंद डालते हैं माफिया और फिर सरकार की पॉलिसियाँ रेगुलेशन के तौर पे, कितना एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, कितना ख़रीदा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ये सारे मसले जो हैं इनको आपने जामिया तौर पे देखना होगा, और फिर उसको ठीक करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल ताकत चाहिए होगी, एक सियासी ताकत चाहिए होगी जो कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सके और आवाम के हक में फ़ैसले करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अगर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो भी तो ये आपका फ़ैसला है, और आपको ये इस कोई तरह सर से, लॉजिक नहीं है ना, कोई तुक नहीं है ना, लेकिन इसको हाँ बेहतरी क्या है? हम हर साल ये देखते हैं नईम साहब, ये चीनी का इशू हर साल उठाता है, क्या बेहतरी है, कैसे बेहतरी करनी है? फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़, सट्टेबाज, और अब ये मशरूबात वाला जो एक तुक पेश कर दिया है उन्होंने कि मशरूब साज कंपनियां जो है, किसी को क्या तकलीफ है अगर वो महंगी चीनी खरीद रही हैं? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इस मुल्क में ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि ग्रोअर भी जो है वो पैसे नहीं कमा पाता, और जो एंड सारफ है जैसे आप हैं, हम भी चीजें सस्ती नहीं ले सकते। और जो दरमियान में जो ज़ख़ीरा अंदोज है या जो कार्टेल है या जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, वो सारी मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और आप देखिए इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज ही जो है वो डिमांड एंड सप्लाई है। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई आपको रोक देंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी। और ये रमजान के महीने में हालांकि अल्लाह ताला ने इतना पाक और बाबरकत महीना बनाया है, लेकिन हमारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि पूरे साल का मुनाफा इसी एक महीने में कमा लें। अब इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरफेरेंस करे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस करे, और इन जितने बड़े बड़े नहीं कार्टल हैं, साहब, इनके हर बड़े साल बड़े, देखते हैं हम, हर साल ये होता है, कब तक ये ये हर ऐसे साल चलेगा? होगा, ये हमेशा होगा। दूसरी बात सर जी, मैं ये भी कहता हूँ कि चले खैर है, एक तो डिमांड, एक रमजान में थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का इशू आ जाता है, जहाँ आपको 1 दर्जन केले चाहिए होते हैं वहाँ लोग 2 दर्जन खरीद लेते हैं। इस तरह हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं जाके फल खरीदूं, मैं जाके चीनी खरीदूं और दूसरा सामान खरीदूं। लेकिन सर थोड़ा सा अगर हम इस चीज को तवाज़ुन से लेके चलें और मेयाना रवि इख्तियार करते हुए अगर सब लोग एक फैसला कर लें कि चलो हम रमजान के महीने में थोड़ा सा कम फ्रूट खा लेंगे या थोड़ा सा इन चीज़ों को बाइकआउट कर लेंगे, जैसे कि फ्रांस में लोगों ने अंडों को बाइकआउट किया, तो जनाब पूरे फ्रांस में अंडा जो है ना वो खरीदार नहीं था। तो एक दफा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कौम भी जो है ना वो इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों अच्छा, के वैसे खिलाफ नईम साहब, क्या खड़ी एक हो दफ़ा जाए? ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट इस पे चेक एंड बैलेंस कर ले और लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, फैसिलिटेट करे कि गवर्नमेंट के लोग ही पास में नहीं है। हमेशा आप तो बाइकआउट करें, चीज़ें माशाल्लाह छोड़ें? पिछले ठीक तरह से देखते आ रहे हैं कि रमजान के महीने में एक ऐसा तूफान आ जाता है और इतनी महंगाई हो जाती है कि आम आदमी उसके आगे बेबस हो जाता है। लेकिन मैंने कहा बेबसी का
मुकाबला करने का तरीका ये भी तो है ना कि आप चलो इनका थोड़ा सा बाइकआउट कर लें, 2-4 हफ्ते में, रमजान में 10 दिन ही करके देख लें, ताकि कम अज कम इनके खिलाफ आप खामोश एहतजाज तो कर सकें। वरना तो सर यहाँ पे प्राइस कंट्रोल इस मुल्क में है ही नहीं है। आप किसी भी चीनी जो है वो 180 रुपए तक चली गई, अब उसमें 5 रुपए कम भी हो जाएगी। एक्चुअली तो चीनी के प्राइस इस वक्त 125 रुपए से ज्यादा होने नहीं चाहिए असूली तौर पे, लेकिन सर अब वो सर्कुलर एकदम डेट पे थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। चलें, ये चीनी का बहरान तो हम हर साल देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल होगा। एक तरफ हमारी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं बिजली की उस्मान साहब, और दूसरी तरफ सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ज़रा ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से आता हूँ, इस पर भी बात करते हैं। ये जो सर्कुलर डेट है इसको कैसे मैनेज करना है और इसको जस्टिफाई कैसे करना है हमारी गवर्नमेंट ने, फिर हम ज़रा इस पर बात करेंगे। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसकी कमी से क्या फ़ायदा हो रहा है मार्केट को, और क्या हम अपनी इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योरशिप छोटे लेवल का कोई मैन्युफैक्चरर, उसको क्या फ़ायदा देंगे कि हम अपनी एक्सपोर्ट में उसका इनपुट भी डालें। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक उस्मान साहब। ये 3-4 चीज़ें जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कही, एक तो हम ज़रा सर्कुलर डेट और बिजली की कीमतें, क्या इनको देखते हुए जितना सर्कुलर डेट बढ़ रहा है हम अपनी बिजली की कीमत को कम कर सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास? जी, आपके पास सारे वसाइल भी हैं और आपके पास अब प्लानिंग भी है और आपके पास सारे औज़ार भी हैं, आपका बैंकिंग सिस्टम भी है, आपके डिस्कोस भी हैं, आपके पावर जनरेशन। अब तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं कि इसको किस तरह किया जा सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल विल होती है, एक सियासी वो अमर होता है जो कि दरकार है। क्योंकि किसी भी ऐसे पेचीदा मामले में आप देखेंगे कि हर किस्म के जो है ना पार्टीज़, वो महाज जो होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं और उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। चीनी के साथ भी ये है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आज से 6 साल पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश की थी कि ये आपके मसाइल हैं और ये इनके हल हैं, लेकिन उन 6 सालों में फिर कुछ किया नहीं गया। सर्कुलर डेट भी इसलिए इतना बड़ा अजदहा बन चुका है क्योंकि 20 साल से इस पर कुछ किया नहीं गया। अब जो फैसले सरकार लेना चाह रही है उसमें IMF को भी मद्देनजर रखना है कि किस तरह से कौन इसका बोझ उठाएगा इन कर्जों का। तो ये हर सेक्टर में आप देखते हैं जहाँ पर ये अजदहा मौजूद हैं कि इनको ठीक करने के लिए कोई ऐसी साइंस तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया में तो ये सर मसाइल लेकिन नहीं इसका होते। देखिए ना, आप यहाँ पर बिजली की कीमत कम करने की बात ज़रूर कर रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता कि फिर बिजली के बिलों की फ़ी यूनिट पर 3 रुपये डेट सर्विसिंग सरचार्ज भी लागू रखा जाएगा। 300 से कोई 400-450 अरब रुपए की ये आमदनी भी मुतवक्के है। अब आप कैसे फिर कम करेंगे नईम साहब? ये देखें ना, ये एक तरफ हम देखिए ये जो है ना बेसिकली सर्कुलर डेट्स तो हमारे देखे ना, जो हमने 30 साल पहले IPV के साथ मुआहदे किए उनको अब आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आ रही जिससे इन IPV से जान छुड़ा ली जाए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ेगा। और खास तौर पे अभी जो आपको बहुत बड़ा जो इश्यू इस वक्त आ रहा है वो देखिए ना, अब हर घर में आप देखिए गरीब आदमी भी है जो भी है वो सोलर लगा रहा है। अब उन्होंने पिछले 10 साल आपको ओपन नहीं कहा कि आप सोलर लगाए, उससे आपको ये बेनिफिट होगा, ये अब एकदम आगे आपने एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि कहते हैं जब सोलर की अहमियत ही खत्म हो गई है, तो 27 रुपये में आप बिजली खरीदे थे वो आपको कहते हैं हम 10 रुपये में खरीदेंगे। और जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसका पीछे एक FTO ने फैसला दे दिया कि जी उसके ऊपर भी आप जो है ना सेल टैक्स चार्ज करें। अब तो जो इफेक्टिवली 10 kV के जिसने सोलर लगाया हुआ है वो तकरीबन 2.5 kV उसकी वैल्यू रह जाएगी। अब मुझे बताएं कि जहाँ पे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, सनलाइट की वजह से लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, आवाम को एक फायदा हो रहा है, आम आदमी को एक फायदा हो रहा है, उसका आपने उस पर बोझ डाल दिया। उसने बड़ी बैंकों से लोन लेके मुख्तलिफ तरीके करके अगर उन्हें बिजली का एक सिस्टम सोलर का पैदा किया था तो वो सारी की सारी, तो ये खौफनाक पॉलिसी है, खौफनाक तरीकाकार हैं जो आप एकदम इम्प्लीमेंट कर देती हैं। और फिर आपने टैक्सेस की इतनी भरमार कर दी है, फिर आप कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, तो भाई कैसे बढ़ सकती है? आप तो रातों रात पॉलिसी, अब सर्कुलर डेट्स की आपने बात की, तो IMF का आपसे सबसे बड़ा मसला क्या है? वो कहते हैं कि आप ये SOEs जो है इसके ऊपर जो आपके लॉसेज हैं उनको दूर करें, आप इनको प्राइवेटाइज करें, PIA है, जो स्टील मिल है, या इस किस्म के जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें। इसी तरह आपके जो IPV के मुआहदे हैं उनको आप रीनिगोशिएट करें। लेकिन हम ऐसे शिकंजे में पॉलिटिकली, हमारे भी इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि हम कोई भी ऐसा काम ना कर सकें
जिससे मुल्क की इकोनॉमी किसी तरीके से को बेहतरी की तरफ जा रही हो। देखिए सर, हम ये बातें बहुत करते रहते हैं, पिछले 30 साल से हमारी एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है। आप देखें कि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि हमने उस दिन एक उज्बेकिस्तान के वफद के साथ मुलाकात की, तो हमने कहा थी कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया के साथ काम करे, तो आप जो कॉटन के 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हम आपसे कॉटन ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कॉटन में हमारे पास मशीनरी अच्छी है, हम बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन हमने कॉटन में अपनी क्रॉप्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि अब हम कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ही नहीं करते, हमने अपनी वैल्यू एडिशन मशीनें लगा ली है, और मोस्टली जो हमारे पास कारीगर है वो सारे इंजीनियर हमने पाकिस्तान से हायर किए हैं। तो आपने सर बड़ी सही ये तो बात की। दुनिया इसी तरह सोच रही है सर, अपने मुल्क की फसल हो और अपने ही मुल्क हाँ। में उस पर काम कर लिया जाए, उसको फर्निश करके दुनिया को बेचा जाए। दूसरे मुल्क में देख के क्यों पैसा एक्स्ट्रा लगाए? लोग इस तरफ चले गए। हम अभी तक बैठे हुए हैं कि बिजली और सोलर, इसके बीच की मुमासलत कैसे करें। मैं ज़रा नईम साहब इस पर भी और थोड़ा क्रिप्टो पर भी आपसे बात करूंगा। उस्मान साहब, बिजली की कीमत और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट सोलर यूनिट जो है उस पर कह रहे हैं अवैस लगारी साहब के टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स इस पे परेशान। चलिए एक्सपोर्ट को छोड़ें, छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो सोलर यूनिट लगाएंगे, अगर उस पर टैक्स लग गया तो एक्सपोर्टर भी तो उनसे बहुत सारी चीज़ें लेगा, तो फिर तो बात वहीं आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक तसलसल है इसमें सोच में, जो कि इंटरप्राइजेस के हक में नहीं है। जो भी ये गवर्नमेंट इंटरसेशंस हुई हैं, इनकी मुदाखलत हुई है, वो ऐसी है कि नुकसानदेह ही रही है इन सिलसिलों में, इन पॉलिसीज़ में, क्योंकि ये जो मफरूज़ात हैं इनके वो दुरुस्त नहीं होते। अब ये जो IPPs का इशू है, पूरा मसला जो आपने कहा देरानी मसला है, मामला है, ये इसलिए है क्योंकि जो मफरूज़ात इसमें थे वो असाबित सही नहीं हुए। 90s में इन्होंने सोचा कि अगर हमारी GDP जो है वो 6% सालाना बढ़े तो फिर हमें ज़रूरत बड़ी अशद होगी बिजली की, इसलिए ये IPPs जल्द अज जल्द लगा दें। लेकिन आपकी मईशत 6% सालाना नहीं बढ़ी उस वक्त से, कभी कभी बढ़ी भी है लेकिन चंद एक शाज़ नादिर, लेकिन वैसे जो है वो मफरूजात मुनासिब नहीं थे। तो अगर आपके IPPs बोझ बन गए, मुनासिब ना हो तो फिर आगे नहीं, बात लेकिन नहीं फिर चल उस्मान सकती। साहब IPPs बोझ बन गए इसी फैसले के तहत। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप जो है मफरूजात आपके दुरुस्त नहीं होंगे, अगर आप कोई तवील मुद्दत पे ठंडे दिमाग से नहीं सोचेंगे, तो फिर आप ऐसी पॉलिसीज़ पे अमल पैरा होंगे जो कि आपके हक में नहीं होंगे, फिर आपको आगे जाके उसका बोझ उठाना पड़ेगा। ये बताएंगे फैसले सोलर पॉलिसी हमारे यहाँ कितनी काबिल अमल होगी? चूँकि अब बिजली तो इतनी महंगी है कि यूज़ मुश्किल है, तो क्या इंडस्ट्री सोलर पे जाएगी तो बेहतर हो जाएगा मामला? प्रोडक्ट्स की कीमतें मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, क्या होगा? और आम आदमी के लिए जो सोलर है वो क्या 4 साल में वाकई अपने पैसे रिकवर कर लेगा जैसे कह रहे हैं? सोलर की सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो घरों को होगा, रेजिडेंशियल सेक्टर को और कमर्शियल सेक्टर को थोड़ा बहुत। इंडस्ट्रियल का फिर हर इंडस्ट्री पे मबनी है, क्योंकि आप देखें सोलर जो है बैटरी के साथ भी रात के वक्त ठीक नहीं चलता। अगर आपकी बैटरी भी तगड़ी हो तो वो बात नहीं बनती, क्योंकि ये दिन के वक्त करने वाली चीज़ है। तो रेजिडेंशियल को ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। इंडस्ट्रीज उस स्केल पे, उस पैमाने पे शायद सोलर को मुनासिब ना समझे, लेकिन कम अज़ कम ये उनके लिए एक सहारा बन जाता है, एक सतून बन जाता है। लेकिन मामूल की बिजली भी चाहिए होगी, जो कोल फायर्ड, गैस पावर्ड, इस तरह आपका एक एनर्जी मिक्स बनता है, और उसमें हाइड्रो भी और न्यूक्लियर भी आना चाहिए। आपका एक अच्छा सा मिक्स होना चाहिए जिसमें हर चीज़ जो है वो एक मायना रवि से डाली जाए। इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा सवाल है ना नईम साहब। आप जरा नईम साहब सोलर के हवाले से क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हो गया, क्या फायदा होने जा रहा है? सर देखिए, अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया इस वक्त क्रिप्टो में और जो प्लास्टिक करेंसी में जा रही है, ये बेसिकली अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल, क्योंकि डिजिटल वॉलेट है, इसमें आपके पास एक कोड नंबर है, उस कोड नंबर के थ्रू आपने काम करना है। लेकिन हुकूमती सतह पे इसको बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साल पहले एक कंट्री की काफी हैवी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी वालों ने हैक कर ली थी। लेकिन बेसिकली एक बड़ा कदम है, अब हुकूमत इसे शफाफ अंदाज में लेके चले और सही रेगुलेशन मरतब करे, तो पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। और इससे आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो स्मूथ हो जाएगी, क्विक हो जाएगी,
और अभी भी आप देखें ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह और दूसरी चीजें हैं जो कि अब आप टोटल आप जो पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी में, डिजिटल करेंसी से क्रिप्टो करेंसी में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं। और दुनिया में अभी देखिए आपके मोबाइल में भी उन्होंने इसको क्रिप्टो करेंसी को जो है लीगल कर दिया है, अमेरिका में लीगल है, यूरोप में लीगल है। तो आने वाले दौर में अल्टीमेटली हमें जाना तो पड़ेगा, सूनर इज बेटर कि हम क्रिप्टो में चले जाएं, लेकिन इसके लिए हुकूमत को बड़े वाज़ेह और क्लियर जो है वो रूल बनाने पड़ेंगे, ताकि ये जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं हम्म। और मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको फिर वो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की बड़ी जाहिर है, जरूरत है। क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी अगर होगी कि बैंक के थ्रू हो या जैसे पेपॉल बीस की कोई सर्विस हो तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर जी, इसके अलावा करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस्मान साहब, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने अभी एक वो साहब हैं बाहर से आए हैं, वो पाकिस्तानी, उनको हेड बनाया है इसका और काफी उनका नॉलेज है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसका लीगल फ्रेमवर्क और इसकी जो स्टेट बैंक से अप्रूवल और से ये कैसे यूज होगी, इसके अकाउंट कैसे खुलेंगे, इसको स्टेट बैंक कैसे मॉनिटर करेगा। जैसे आप देखें ना, अभी एफबीआर ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है डिजिटल कैमरे नस्ब कर दिए हैं, आई कैमरे लगा दिए हैं, वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। हर चीज के ऊपर इन्फोर्समेंट इस किस्म की हो रही है कि जो एक प्लेयर तासर नहीं दे रही, एक अच्छा तासर नहीं दे रही। लेकिन शायद हम कोई ऐसी फिजा में चले गए हैं जिसमें देखते वो कहना पड़ता है कि शायद चले हम सब ही नईम एक साहब, दूसरे ये चीज़ ज़रा मैं उस्मान साहब को इस पे अगर आप कहना चाहें। ये बिलाल बिन साकिब साहब कौंसल के पहले सीईओ भी बन गए हैं और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों पर बड़ी महारत भी रखते हैं। जी, ये आप जानते होंगे कि जो मेरी 10 किताबें शाये हुई हैं उनमें से 7 जो हैं वो इसी मौजू के लगभग हैं, डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो की। तो मैं इसकी पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसकी अच्छाइयाँ तो बयान की जा रही हैं, इसके फ़वाइद तो बयान किए जा रहे हैं, लेकिन इसके नुकसानात को भी मद्देनज़र रखने चाहिए। अव्वल तो ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो FATF का वो जो बड़ा साया है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि FATF इंसाफ नहीं करता, तो वो पाकिस्तान को सबसे पहले पकड़ेगा। और IMF ने भी इसको बड़े मनफी अंदाज से देखा है, एल साल्वाडोर और दूसरी कंट्रीज के। तो ये FATF और IMF का साया दोबारा आप पे हावी होगा और ओके, ये बहुत यानी इस खतरनाक मद है। में हमें बहुत इसको देखना होगा, इसको लीगलाइज करने के लिए चैनलाइज करना होगा पहले, फिर आप इसको लीगलाइज करें। चलिए डॉक्टर उस्मान साहब, वक्त कम था, बहुत शुक्रिया, इस पर फिर डिस्कशन हो जाएगी। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब का शुक्रिया और नईम सिद्दीकी साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।